जय हिंद स्टूडेंट्स। पीसी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम यहाँ पर क्लास 11th के लिए चैप्टर 11 पढ़ रहे थे। कल हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था, उसी के आगे आज हम पढ़ने जा रहे हैं अवशोषण क्षमता, उत्सर्जन क्षमता और उत्सर्जकता क्या होती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है आज का। डेफिनेशंस आनी चाहिए हमें। ये वीन विस्थापन नियम और वोल्ट्समा नियम में इनका यूज होगा, इसलिए ये टॉपिक आपको आने ही आने चाहिए। इजी है, समझेंगे आज हम इसको। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अवशोषण क्षमता, एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होती है। देखिए हमने वीडियो में डिस्कस किया था, अगर सपोज ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो इसका कुछ भाग तो पारगमित हो जाएगा, कुछ परावर्तित हो जाएगा और कुछ भाग क्या हो जाएगा, अवशोषित हो जाएगा। तो अवशोषित से ही हमें आज मतलब है इस टॉपिक में अवशोषण क्षमता। इस टॉपिक में हम अवशोषण क्षमता देख रहे हैं कि कितना भाग तो सतह ने अवशोषित किया और कितना भाग आया था, ऊर्जा का कितना भाग इसने अवशोषित किया और कुल भाग कितना आया था, उसी के अनुपात को हम अवशोषण क्षमता कहते हैं। बिल्कुल सरल सी परिभाषा है कि नियत ताप पर, तापमान देखिए क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए वस्तु का। किसी वस्तु द्वारा किसी समय अवशोषित विकिरण की मात्रा कितनी मात्रा तो उसने अवशोषित किया और उसी समय उस पर आपतित विकिरण की मात्रा, आने वाले विकिरण की मात्रा के अनुपात को अवशोषण क्षमता कहते हैं। इसको सूत्र में कैसे लिखेंगे, ये हमने देखा हुआ है, ए बराबर क्यू ए अपॉन ए, यानी अवशोषित विकिरण की मात्रा अनुपात आने वाली विकिरण की कुल मात्रा के अनुपात को हम कहते हैं अवशोषण क्षमता। तो ये तो सरल सी परिभाषा है कि अवशोषित विकिरण की मात्रा और उस पर आने वाली आपतित विकिरण की मात्रा के अनुपात को हम अवशोषण क्षमता कहते हैं। इसमें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप शुरू से हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो। अब बात करते हैं स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता या एक वर्णीय अवशोषण क्षमता की। तो देखिए स्पेक्ट्रमी, कल हमने एक वीडियो किया था सोलर रेडिएशन का, सौर ऊर्जा का। उसमें हमने देखा था कि प्रकाश से जो किरण आ रही है, जो ऊर्जा आ रही है, वो तरंगों के रूप में आती है। उन तरंगों की कुछ भाग तो हम देख सकते हैं, कुछ भाग हमें नहीं दिखाई देता। हमने वो सारे भाग देखे थे और एक डायग्राम में भी देखा था। उन सभी तरंगों की कुछ तरंग दैर्ध्य होती है, उसी को बोलते हैं हम स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम हम उसी को बोलते हैं। आज हम स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता या एक वर्णी, एक वर्णी का मतलब है एक रंग, कोई सा भी एक रंग। हमने कल देखा था श्वेत प्रकाश के अंदर 7 रंग होते हैं, तो कोई सा भी एक रंग के लिए अवशोषण क्षमता। तो देखिए ये कोई सतह है, इस पर सफ़ेद प्रकाश की किरण आ रही है और सफ़ेद प्रकाश की किरण का मतलब, अगर आपने कल वाला वीडियो अच्छे से देखा है तो यानी उसके अंदर 7 रंग मौजूद है। कुछ भाग तो क्या हो जाएगा, सतह द्वारा परावर्तित हो जाएगा, कुछ अवशोषित हो जाएगा और कुछ उसमें से पारगमित हो जाएगा। ये केवल उदाहरण के लिए मैंने रंग दिखाए हैं ताकि आपको अंतर समझ में आ जाए। ठीक है, अब क्या होगा कि जो उष्मा की जो मात्रा आई है वो तो क्यों आई है, कुछ भाग उसमें से परावर्तित हो गया, कुछ अवशोषित कर लिया और कुछ पारगमित हो गया। और हमारा टॉपिक है अवशोषण, स्पेक्ट्रमी अवशोषण और एक वर्णी। कल हमने एक डायग्राम भी देखा था, उसमें देखा था 7 रंग की कुछ ना कुछ तरंग दैर्ध्य होती है। तो नियत ताप पर, तापमान क्या हो, नियत हो, नियत ताप पर कौन सा रंग तो अवशोषित हो रहा है और कौन सा रंग अवशोषित हो रहा है, यानी मतलब कौन सी तरंग दैर्ध्य अवशोषित हो रही है, और अनुपात में क्या हो जाएगा, आने वाली विकिरण की कुल मात्रा। कौन सा रंग सतह अवशोषित कर रही है, यानी कौन सी तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर रही है, और अनुपात में आने वाली विकिरण की कुल मात्रा के अनुपात को हम बोल देंगे स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता। अवशोषण क्षमता में तो हम केवल अनुपात की बात कर रहे थे, स्पेक्ट्रमी में हम उस पर्टिकुलर किसी कलर के, किसी रंग की बात करेंगे। इसको लिखेंगे कैसे, नियत ताप पर, तापमान क्या हो, नियत है, किसी समय पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल द्वारा, पृष्ठ का, जैसे ये पृष्ठ है, इसका कुछ क्षेत्रफल है तो इसका एक भाग के द्वारा, एकांक का मतलब है एक भाग के द्वारा, किसी तरंग दैर्ध्य परास। अब तरंग दैर्ध्य परास तो हमें समझ जाना है, तरंग दैर्ध्य परास यानी किसी रंग की बात हो रही है, किसी कलर की बात हो रही है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हर कलर की कुछ ना कुछ तरंग दैर्ध्य होती है। तो किसी तरंग दैर्ध्य परास के अवशोषित विकिरण की मात्रा और उसी समय उस पर आपतित कुल विकिरण की मात्रा के अनुपात को
उस पृष्ठ की तरंग दैर्ध्य, जो भी तरंग दैर्ध्य अवशोषित कर रही है, पर्टिकुलर उसी तरंग दैर्ध्य की स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता या एक वर्णीय अवशोषण क्षमता कहते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कि ये सतह है, इस सतह पर कोई प्रकाश की किरण आ रही है और उसने क्या किया, पीला भाग अवशोषित कर लिया, पीला भाग अवशोषित कर लिया। तो उस पीले भाग के लिए, उस पीले भाग के लिए जो अवशोषण क्षमता हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पीले भाग की तरंग दैर्ध्य की विकिरण की मात्रा और बट्टा उस पर आने वाली कुल विकिरण की मात्रा। तो उस समय हम केवल एक वर्णीय यानी पीले भाग की अवशोषण क्षमता की बात करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी सा है कि कौन सा रंग वो अवशोषित कर रही है उसकी मात्रा और आने वाले कुल विकिरण की मात्रा के अनुपात को हम अवशोषण क्षमता कहते हैं। इसीलिए मैंने बोला था कल का जो लेक्चर है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये शब्द जो है तरंग दैर्ध्य, ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी रंग है उसकी कुछ ना कुछ तरंग दैर्ध्य होती है। तो ये कोई सतह है, उस सतह पर कोई प्रकाश आ रहा है तो ये सतह क्या करेगी, प्रकाश को अवशोषण करेगी। अब कौन से रंग का प्रकाश इसने अवशोषण किया है, कौन से रंग का प्रकाश अवशोषण किया, यानी कौन सी तरंग दैर्ध्य उसने अवशोषित किया, तो उसको इस तरीके से लिखेंगे कि क्षेत्रफल द्वारा तरंग दैर्ध्य परास के अवशोषित विकिरण की मात्रा, जो भी तरंग दैर्ध्य अवशोषित किए उसके विकिरण की मात्रा और आने वाले कुल विकिरण की मात्रा के अनुपात को अवशोषण क्षमता कहते हैं। इसे ए लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं। और आदर्श कर्षणिका के लिए ए लैम्बडा कितना होता है, 1 होता है। अब आदर्श कर्षणिका हमने पढ़ा हुआ है। आदर्श कर्षणिका क्या होती है, जिस पर प्रकाश आए और वो आदर्श कर्षणिका क्या करे, सारे के सारे प्रकाश को अवशोषित कर ले, सारे के सारे प्रकाश को अवशोषित कर ले। अगर Q ऊर्जा का प्रकाश आया और सारा का सारा उसने अवशोषित कर लिया तो Q से Q कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आदर्श कर्षणिका के लिए अवशोषण क्षमता कितनी होती है, 1 होती है। पीले रंग का प्रकाश आया और उसने सारा का सारा प्रकाश अवशोषित कर लिया तो यानी उसकी सारी की जो अवशोषण क्षमता है वो कितनी होगी, 1 होगी। तो ये समझ लेना है आपको। ये तो हो गई बात अवशोषण क्षमता और स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता। अंतर दोनों में इतना ही है। अवशोषण क्षमता में तो हम तरंग दैर्ध्य की बात नहीं करते हैं, स्पेक्ट्रमी या एक वर्णी में हम पर्टिकुलर एक रंग की बात करते हैं। कौन सा वो रंग यानी कौन सी तरंग दैर्ध्य वो सतह अवशोषित कर रही है उसके विकिरण की मात्रा और उसी समय उस पर आपतित कुल विकिरण की मात्रा के अनुपात को हम स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्सर्जन क्षमता क्या होती है, उत्सर्जन यानी बाहर निकालना। जैसे ये कोई सतह है, इस सतह से क्या हो रहा है, हमने ऐसा पढ़ा है अगर 0 केल्विन से ज़्यादा का तापमान है तो सतह से विकिरण बाहर निकलते हैं। जैसे स्वस्थ मनुष्य का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो 37 डिग्री सेल्सियस है तो हमारे शरीर से भी विकिरण बाहर निकलते हैं। इसीलिए अगर क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हों या किसी थिएटर मूवी हॉल के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हो या किसी मैरिज हॉल के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हो तो उन सब से उसमें विकिरण बाहर निकलते हैं और वहाँ पर तापमान ज़्यादा हो जाता है। तो तापमान ज़्यादा हो जाने के कारण वहाँ पे हमें गर्मी भी लगने लगती है। इसीलिए जहाँ पर भीड़ होती है वहाँ पर ज़्यादा हमें कूलर एसी की ज़रूरत होती है। यानी कहने का मतलब क्या है, 0 केल्विन से ज़्यादा तापमान है तो उससे विकिरण बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने को हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। तो वही क्षमता हमें देखनी है। तो किसी वस्तु के द्वारा नियत तापमान क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हर तापमान पर अलग अलग रंग निकलते हैं। तो तापमान अगर हम बात करें तो तापमान क्या होना चाहिए, नियत ताप पर प्रति एकांक समय में प्रति एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा को उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। जैसे ये सतह है, ठीक है, इस सतह का कुछ नियत तापमान है और अब इससे क्या हो रहे हैं, विकिरण बाहर निकल रहे हैं। विकिरण क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। तो इसके एकांक क्षेत्रफल से यानी इसका पूरा बड़ा क्षेत्रफल है तो उसके एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में कितने विकिरण उत्सर्जित हो रहे हैं उसको बोलेंगे उत्सर्जन क्षमता। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है।
नियत ताप पर एकांक क्षेत्रफल में एकांक समय में निकलने वाले उत्सर्जन विकिरण की मात्रा को उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। इसका सूत्र कैसे लिख सकते हैं भाई, अगर Q ऊष्मा निकल रही है, जो विकिरण की मात्रा Q है, तो प्रति एकांक समय यानी अपोन में क्या जाएगा T, प्रति एकांक क्षेत्रफल यानी अपोन में क्या जाएगा A, तो Q बटा A T को हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जन क्षमता। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो देखिए उष्मा का मात्रक होता है जूल। ए किसको बता रहा है, क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और टी किसको बता रहा है, समय, तो ये आ जाएगा समय का सेकंड, तो जूल बट्टा सेकंड इंटू मीटर स्क्वायर। और जूल बट्टा सेकंड, तो शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर, शक्ति को हम बताते हैं W/T, और W क्या होती है, जूल, और ये समय क्या होता है, सेकंड। तो जूल बट्टा सेकंड किसको बता रहा है, समय को, और जूल बट्टा सेकंड किसको बता रहा है, शक्ति को। जूल बट्टा सेकंड किसको बता रहा है, शक्ति को, और शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। तो यानी उत्सर्जन क्षमता के दो मात्रक हो जाएंगे, एक तो जूल बट्टा सेकंड मीटर स्क्वायर, और एक हो जाएगा वाट बट्टा मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब उत्सर्जन क्षमता देख ली। अब हम देखते हैं स्पेक्ट्रमी या एक वर्णी उत्सर्जन क्षमता। तो स्पेक्ट्रमी शब्द आते ही मतलब कुछ ना कुछ तरंग दैर्ध्य होने वाली है। तो उसको हम ऐसे समझते हैं कि ये कोई वस्तु है, इस वस्तु का कुछ तापमान है, तो हर तापमान पर कुछ ना कुछ विकिरण निकलेंगे। अब विकिरण निकलेंगे तो सपोज ये कोई सा भी 7 रंग है, 7 रंग में से 7 रंग निकल रहे हैं, तो हमें किसके लिए देखनी है, देखिए टॉपिक है एक वर्णी, यानी एक ही रंग के लिए देखेंगे। तो हमें किसके लिए देखना है, सपोज हरे के लिए देखना है कि इसमें से हरा प्रकाश कितना निकल रहा है। तो हरा प्रकाश जो भी निकल रहा है वो जाएगी उसकी इस वस्तु के लिए हरे प्रकाश की उत्सर्जन क्षमता। अगर इसमें से हमें नारंगी देखना है, ऑरेंज देखना है, तो इसमें देखेंगे कि भाई ऑरेंज प्रकाश जो निकल रहा है उसकी कितना निकल रहा है, यानी प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल कितना निकल रहा है, तो वो जाएगा ऑरेंज प्रकाश के लिए उत्सर्जन क्षमता। यानी एक वर्णी का मतलब है हम एक एक रंग के लिए देखेंगे। जैसे अगर हम लोहे को गर्म करते हैं तो पहले लाल निकलता है, तो लाल रंग की उत्सर्जन क्षमता हो जाएगी। और तापमान बढ़ाएंगे फिर पीला निकलता है, तो पीले रंग की उत्सर्जन क्षमता हो जाएगी। और बढ़ाएंगे तो नारंगी निकलता है, तो नारंगी रंग की उत्सर्जन क्षमता हो जाएगी। यानी पर्टिकुलर किसी वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य या रंग के लिए अगर हम देखते हैं तो वो जाती है एक वर्णी उत्सर्जन क्षमता। इसको कैसे लिखेंगे, नियत ताप। देखिए अलग अलग ताप पर अलग अलग रंग निकलते हैं, तो नियत ताप किसी पर्टिकुलर ताप पर पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल, ये एकांक होगा, एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड किसी तरंग दैर्ध्य लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा की उत्सर्जित विकिरण की मात्रा को उस तरंग दैर्ध्य पर उस पृष्ठ की स्पेक्ट्रम या एक वर्णी उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। फिर से रिपीट करता हूँ, जैसे ये सतह है, इस सतह से बहुत सारे रंग निकल रहे हैं, लोहा है, लोहे से बहुत सारे रंग निकल रहे हैं, गर्म कर रखा है हमने तो बहुत सारे रंग निकल रहे हैं। तो किसी रंग के लिए किसी तरंग दैर्ध्य, यानी किसी तरंग दैर्ध्य का मतलब किसी रंग के लिए जो उत्सर्जित विकिरण की मात्रा है, जैसे उदाहरण लिया था हरे रंग के लिए, तो हरे रंग की तरंग दैर्ध्य की जो उत्सर्जित विकिरण की मात्रा है, तो उस समय उस तरंग दैर्ध्य की पर उस पृष्ठ की स्पेक्ट्रम या एक वर्णी उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। हरे रंग की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि भाई एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में हरा रंग कितना निकल रहा है। एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में यानी पर यूनिट सेकंड में हर क्षेत्रफल से कितना हरा रंग निकल रहा है, वो जाएगा एक वर्णी उत्सर्जन क्षमता। समझिएगा आप इसको कि नियत ताप है, तापमान हमने नियत रख लिया, उसके एकांक क्षेत्रफल से यानी अगर 10 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है तो 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल से 1 सेकंड में कितनी तरंग दैर्ध्य की जो उत्सर्जन मात्रा हो रही है उसी को हम उस पृष्ठ की एक वर्णी उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। इसे ई लैम्डा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और ये मान देखिए ताप पर निर्भर करता है, क्योंकि अलग अलग ताप पर अलग अलग रंग निकलते हैं। पृष्ठ की प्रकृति कैसी है और तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। जो हमें नोट करना है, कृष्णिका के लिए अगर वस्तु कैसी है, कृष्णिका की जो स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता उसको कैपिटल ई लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। वीडियो को देखिएगा 2-3 बार, समझ में आ जाएगा। कुल उत्सर्जन क्षमता, कुल उत्सर्जन क्षमता क्या है, जैसे हमने किसी वस्तु को गर्म किया तो
उस वस्तु से शुरू, ये ग्राफ हम बना रहे हैं किस किस के बीच में, स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता या एक वर्णीय उत्सर्जन क्षमता और तरंग दैर्ध्य के बीच में। अगर हम जैसे लोहे को गर्म करते हैं तो उसमें 0 से लेकर हर प्रकार की तरंग दैर्ध्य निकलती है। तो वो ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। यानी किसी ताप पर कुछ रंग तो ज़्यादा दिखाई देगा, जैसे अगर हम गर्म करना शुरू करेंगे तो लाल रंग दिखाई देगा, लेकिन कहीं कहीं पे हमें पीला भी दिखाई देगा, कहीं पर अगर हमें सफ़ेद भी दिखाई देगा, कहीं पर हमें बैंगनी भी दिखाई देगा। तो हर प्रकार की तरंग दैर्ध्य यानी हर प्रकार का रंग हमें दिखाई देगा। तो वो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, जो ज़्यादा रंग दिखाई देगा उसकी ज़्यादा उत्सर्जन क्षमता हो जाएगी, जो कम रंग दिखाई देगा उसकी उत्सर्जन क्षमता कम हो जाएगी। और इधर से और जैसे जैसे तरंग दैर्ध्य बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उत्सर्जन क्षमता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और ये ग्राफ देखिए किस तरीके का, एक सीधी मतलब एक लाइन के रूप में आ रहा है, कहीं पर भी ये लाइन टूट नहीं रही है। यानी इस ग्राफ को हम बोलेंगे सतत ग्राफ। कैसा ग्राफ बोलेंगे, सतत यानी कंटिन्यूअस। अगर ये सपोज ये ग्राफ कुछ ऐसा था, ऐसे टूट जाता बीच में, फिर ऐसे आता फिर आता, तो ये टूट रहा है। यानी यहाँ पर कोई भी जो जहाँ जहाँ टूट रहा है वहाँ पर कोई भी तरंग दैर्ध्य नहीं है, तो उसको बोलेंगे असतत। लेकिन ये टूट नहीं रहा है एकदम, ये लाइन जो है वो कहीं पर भी बीच में टूट नहीं रही है, इसलिए ये ग्राफ कैसा रहा है, सतत ग्राफ आ रहा है। अब इसके लिए हमें उत्सर्जन क्षमता की गणना करनी है, कुल उत्सर्जन क्षमता की। तो इसके लिए हमने क्या करेंगे, पहले तो समाकलन विधि से पहले तो छोटे से भाग की उत्सर्जन क्षमता देख लेते हैं। तो छोटे से भाग की उत्सर्जन क्षमता देखते हैं। तो ये तरंग दैर्ध्य एक्स एक्स पे किसको बता रखा है, तरंग दैर्ध्य, तो छोटी तरंग दैर्ध्य ले ली डी लैम्डा, और ऐसा मान लिया जो उत्सर्जन क्षमता हो रही है वो मान ली ई लैम्डा। ठीक है, अब कैसे बताएंगे, पहले तो उत्सर्जन क्षमता के लिए इन दोनों का गुणा कर देते हैं, फिर 0 से लेकर अनंत तक की तरंग दैर्ध्य निकलेगी तो 0 से लेकर उसका समाकलन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा ई लैम्डा डी लैम्डा, इन दोनों का गुणा कर दिया और 0 से अनंत तक का हमने समाकलन कर दिया, तो ये हो जाएगी कुल उत्सर्जन क्षमता। ठीक है, तो इसको हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं कि नियत ताप पर किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से, कोई नियत ताप है, तापमान हमने नियत कर रखा है, प्रति सेकंड सभी तरंग दैर्ध्य के उत्सर्जित विकिरण की कुल मात्रा, सभी तरंग दैर्ध्य के जो उत्सर्जित विकिरण की कुल मात्रा है उसको कुल उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। वस्तु का तापमान है, उसके क्षेत्रफल से प्रति सेकंड जो जितनी भी तरंग दैर्ध्य निकल रही है, जितनी भी तरंग दैर्ध्य से मतलब है जितने भी रंग निकल रहे हैं, तो उसको हम उसकी उत्सर्जन क्षमता, कुल उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। ये सूत्र हो जाएगा, याद रखना है। उत्सर्जकता क्या होती है, बिल्कुल सरल सी चीज़ है। उत्सर्जकता को हम इसे एप्सिलॉन से दिखाएंगे। वस्तु की उत्सर्जन क्षमता और कर्षणिका की उत्सर्जन क्षमता का जो अनुपात होता है उसको हम उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। लेकिन तापमान क्या रहना चाहिए, नियत। तापमान क्या रहना चाहिए, नियत। तो वस्तु की उत्सर्जन क्षमता अपॉन कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता का अनुपात हम उत्सर्जकता कहते हैं। ई लैम्डा अपॉन कैपिटल ई लैम्डा, क्योंकि वस्तु की उत्सर्जन क्षमता को तो स्मॉल ई लैम्डा से दिखाते हैं, कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता को कैपिटल ई लैम्डा से हम प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण ये प्रश्न बनता है, पूर्ण कर्षण वस्तु के लिए जो उत्सर्जकता का मान होता है वो 1 होता है और चमकीली वस्तु के लिए 0 होता है, और वैसे उत्सर्जकता का मान 0 से लेकर 1 तक होता है। काजल जो होता है, काजल का मान लगभग 0.9 के करीब होता है काजल का मान, यानी वो भी पूर्ण कृष्णिका नहीं है काजल। पूर्ण कर्षण वस्तु के लिए 1 होता है, लेकिन काजल जो गहरा काला माना जाता है उसके लिए भी लगभग 0.9 के करीब होता है। तो ये हमें टॉपिक याद कर लेना है। ये आज का वीडियो था, कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा। शेयर करना नहीं भूलें, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, अगर समझ में आएंगे कल वाला आज वाला, क्योंकि तरंग दैर्ध्य का कंसेप्ट दिमाग में बैठना ही चाहिए, तभी आगे के वीडियो समझ में आएंगे। नेक्स्ट हमारा लेक्चर रहेगा वीन विस्थापन नियम, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।